Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel CTET Guru Competition Zone। फ्रेंड्स दिस इज राम सिंह और मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए इवनिंग सेशन। ये सेशन आपके लिए देगा काफ़ी बेहद काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए। अगर स्टूडेंट है आप मैट्रिक एग्जाम का इस बार देना चाहते हैं पेपर, तो आप ये कंफर्म हो लीजिए कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं आवर्त सारणी और उनके वर्गीकरण के बारे में। आज हम लोग स्पेशली मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आज का सेशन देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। पिछले सेशन में हमने देखा था फ्रेंड्स आपका डेवेनियर और आपका अष्टक जो नियम लगाया था न्यूलैंड ने, उनके बारे में देखा था, उनके गुण दोष के बारे में। आज का सेशन स्पेशली मेंटली के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चर्चा है, इसलिए फ्रेंड्स आप इस सेशन को पूरे अंत तक देखेंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए इस इवनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स मैं राम साथ हाजिर हूँ आप लोग के लिए लेकर एक स्पेशल सेशन, जो कि इवनिंग सेशन प्रतिदिन शाम को 6 बजे आती है। पिछली क्लास में हमने कुछ पॉइंट की चर्चा किया था, अब आगे की पॉइंट की हमें देखनी है कि क्या चर्चा करना है। तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर अभी जो चल रहा है वो आपके इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस सेशन में आप कंटिन्यूटी बना के रखें। कल का सेशन लाइव सेशन मैंने नहीं लिया था, वह इसका रीज़न ये था कि मैंने देखा कि दिलचस्पी आप लोगों की कम हो रही है लाइव क्लासेस में, इसलिए मैंने कम लिया था। आपका कल की क्लास नहीं लिया था, आज की क्लास लाइव फॉर्म में है, आप हमें लाइव चैट में भी मैसेज कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने फ्रेंड्स पॉइंट देख लिया था कहाँ तक। अगर आपने पिछला क्लास पूरा वीडियोस अगर आपने देखा हो तब तो अच्छी बात है, अगर पूरी क्लास आपने नहीं देखी है तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है। अगर कल की क्लास आप चाहते हैं कि फिर लाइव फॉर्म में दे दूं मैं आपको, तो कल की क्लास आप कहोगे तो अगले क्लास में अगले दिन हम लाइव फॉर्म में वो क्लास कर देंगे। आप लाइव फॉर्म में पहले उसे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स तय आपको करना है कि क्या करना है। वैसे मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ। आज की सेशन जो है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उस सेशन को ज़रा सा आज के लाइव फॉर्म में आप जरूर रहेंगे। आशा है कि फ्रेंड्स लास्ट तक आप सेशन में बने रहेंगे, क्योंकि सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीछे की क्लास की अगर थोड़ा सा ब्रीफ मैं देना चाहूँ कि पीछे क्या पढ़ाया, तो हमने 2 पॉइंट कल की क्लास में देखा था मेनली। एक आपका डोबेराइनर का ट्रिक था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम क्या करेंगे कि 3 एलिमेंट को अरेंज करेंगे। सपोज दैट ये फर्स्ट, ये रहा आपका सेकंड और ये रहा आपका थर्ड, ठीक है। 3 एलिमेंट को अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद उसमें देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट का जो आपका औसत है वह बीच वाले के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इनकी अरेंजमेंट हम परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग किए थे। ये पॉइंट था। फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया हो तो, क्योंकि आपको भी लाइक शेयर तो बनता है भाई। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो ये तो था आपका ट्रिक, लेकिन इसके अतिरिक्त हमने एक और चीज़ आपकी बात करी थी, वह था आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, जिनमें हमने क्या बताया था कि 8 तत्वों को इन्होंने अरेंज करा था। किस फॉर्म में अरेंज करा था, तो म्यूजिक में जो आपकी म्यूजिक आती है उस म्यूजिक के धुन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था। फर्स्ट स्टार्ट किया था सा से, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से सा। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि हर 8वां तत्व जो होगा वह एक दूसरे की क्वालिटी जो होगी मैच करने वाली होगी। अब देखना यह है कि इनकी क्वालिटी कितने तक मैच करती है।
तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो इसकी क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक मैच करती है। हल्के धातुओं तक इन्होंने रखा था, हल्के धातु में इनकी हल्के जो तत्व थे आसानी से इनके क्वालिटी को मैच कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा बड़े परमाणु की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे इसकी वैल्यूएशन जो थी वह इक्विवेलेंट नहीं हो पा रही थी। इसके वजह से ये कमी की वजह से इन्हें भी नेगलेक्ट कर दिया गया। इनमें सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि इन्होंने 56 ही आपके जो तत्व थे इन्हीं को अरेंज करा था और इन्होंने ये माइंड बैकअप कर लिया था कि 56 के बाद 57 नंबर 58 नंबर अर्थात कि 56 के बाद कोई भी तत्व का खोज होगा ही नहीं, जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं थी अर्थात कि उनमें बहुत सारी कमियां थी। कुछ हद तक उनकी समस्याएं ठीक थी लेकिन उसके बाद कुछ कमी की वजह से उनकी क्वालिटी मैच नहीं कर पा रही थी, जिनके वजह से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद ही आप देख लीजिए। हम आपको दिखाते हैं, जरा सा गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल और बेरियम। जरा गौर कीजिएगा इस चीज को जरा सा। हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये तो मैच करते हैं, ये गैसियस फॉर्म में है। जरा क्या कोबाल्ट और निकेल आपका इस फॉर्म में आएगा, क्या क्वालिटी मेंटेन करेगा? क्वालिटी कोबाल्ट और निकेल का जो मैच करने वाला है वो तो फेरस के साथ मैच करने वाला है, Fe फेरस के साथ मैच करने वाला, आयरन के साथ मैच करने वाला है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में सामे ही दे दिया। बताओ फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली सी बात है कि होगी। तो इस कंडीशन के फॉर्मेशन में आपकी प्रॉब्लम होने लगी। जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये तीनों बिल्कुल सॉफ्ट है। इन्होंने हम लोग देखा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये बिल्कुल सॉफ्ट धातु होते हैं, इनको आसानी से आप चाकू के सहारे भी काट सकते हैं। लेकिन उसके आगे क्या बढ़िए, क्या कॉपर और आपका रुबेडियम क्या इसके गुण को फॉलो करेगा? कॉपर तो हार्ड होता है, रुबेडियम हार्ड होता है। तो इस तरह से इनकी क्वालिटी 20 तक तो मैच करती थी, क्योंकि हल्के धातु के लिए तो इनकी अरेंजमेंट सही थी, लेकिन आगे के धातुओं के लिए इनकी अरेंजमेंट उपयुक्त नहीं थी। और उनके पास कमी ये थी कि इन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया था किसे? नोबल गैसेस को। नोबल गैसेस हीलियम था यहाँ पे सेकेंड फॉर्मेशन में, सेकेंड हीलियम को गायब कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 10th नंबर पे आपका नियोन था, इसे गायब कर दिया। तो इनके पास अलग सेल भी नहीं बना रखा था इन्होंने आपका, किसके लिए? आक्रिय गैस के लिए। ये भी एक आपकी इशू थी। तो इस तरह से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ कमी थी इनमें, जिनकी कमी की वजह से इन्हें क्या किया गया? इनकी अरेंजमेंट को उपयुक्त नहीं माना गया और इनकी अरेंजमेंट नहीं मानने की वजह से इन्हें भी इग्नोर कर दिया गया। जब सभी की देख ली गई, हमने देख लिया डोबेनियर और आपका दूसरा कौन था? अस्टक, न्यूलैंड के अस्टक नियम को हमने देखा था कल के क्लास में। अब देखना यह है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, अब उनमें जो चेंजेस किया गया और नया जो फॉर्मेशन किया गया वो था आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी को। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या कहा गया है और कैसे इसमें अरेंजमेंट किया गया है? अभी तक हम लोगों ने जितना देखा था उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, कि सभी को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा जाता था। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता था, मास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता था। लेकिन अब देखना है कि इसकी चेंजेस जो होगी अब एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर की ओर होगा, क्योंकि एटॉमिक मासेस तो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन पे, और किसी किसी में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा भी होती है और किसी में कम भी होती है। सपोज दैट अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 और कार्बन 14 क्या डिनोट करता है? कार्बन में एक में 6 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे में एक में 6 न्यूट्रॉन है तो दूसरे में 8 न्यूट्रॉन है, तो एक का 12 हो गया, दूसरे का 14 हो गया। वैसे ही आपका यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 जो कहते हैं, जो इन्वायरमेंट में सबसे अधिक मिलते हैं, वह किसकी वजह से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, अर्थात कि न्यूट्रॉन्स की कम या अधिक हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज सेम होते हैं, उसमें ना तो कमी की जा सकती है नहीं बढ़ सकता है। तो अगर उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया होता कि
नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंजेस नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात थी उनका भी फैक्ट सही होता। लेकिन उन्होंने इस अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, उनकी वेटेड के आधार पे उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट कर दिया, और जिनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और वेट हमारा क्या होता है, एटॉमिक जो मास होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो न्यूट्रॉन्स तो अपनी भागीदारी दे रहे हैं ना, तो न्यूट्रॉन्स की भागीदारी की वजह से उनकी अरेंजमेंट गड़बड़ हो गई। लेकिन उसके बाद ये जो चेंजेस, जो प्रॉब्लम थी, इनसे सीख लेकर आगे के साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा अपने नए फॉर्म में चेंजेस किए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि उनमें चेंजेस क्या किया उन्होंने। चेंजेस करने के लिए आपका मेंडलीव जी अपना आवर्त सारणी लेकर आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों, इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन निकाला। ठीक है, इन्होंने कहा, यानी कि आवर्त सारणी में इन्होंने क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक भी और रासायनिक गुण। भौतिक गुण मतलब जो चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ती है, और रासायनिक क्वालिटी जो इनके रिएक्शन वगैरह पे आपका डिपेंड करता है, वो रासायनिक गुण। तो कह रहा है गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के जो आवर्त फलन है उस पर डिपेंड करता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इन्होंने अपना क्या किया, अरेंजमेंट रासायनिक गुणधर्मों के आधार पे किया। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, जिन्हें समूह कहते हैं, और 6 क्षैतिज जिन्हें आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समझते हैं। ये लाइनें देखिए, ये जो सीधी सीधी ऐसे लाइनें हैं, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी समूह। ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन, इसकी संख्या 8 थी और 6 क्षैतिज, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और ऐसे ऊपर की लाइनें 8 थी, हमने 4 ही दी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये लाइनें जो थी 8 थी, ठीक है, और ये वाली लाइनें जो थी ये 6 थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्म में इन्होंने एक आपका आवर्त सारणी का निर्माण कराया। और आवर्त सारणी में इन्होंने क्या रखा, इन्होंने आवर्त सारणी की एक क्वालिटी मेंटेन की कि आवर्त सारणी में 8 ग्रुप होंगे, अर्थात 8 समूह, ठीक है, और 6 आवर्त होंगे। इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को अरेंजमेंट करने की कोशिश करी थी। देखते हैं कि इनकी अरेंजमेंट कहाँ तक सक्सेस होती है और कहाँ से जाके इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इनकी अगर बात करें फ्रेंड्स, तो मेंडलीव जी क्या कहते हैं, मेंडलीव जी कहते हैं कि आवर्त तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। ये क्या करते थे कि बीच बीच में जो उनकी क्वालिटी नहीं मिलती थी, रासायनिक क्वालिटी जो नहीं मिलते थे, उनके लिए बीच में क्या करते थे, जगह छोड़ देते थे, स्पेस छोड़ देते थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका स्टार्ट किया, यहाँ से आपका हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लिया हमने, हीलियम, लिथियम, इस फॉर्म में अगर स्टार्ट किया, ठीक है, तो बीच में अगर कोई क्वालिटी अगर मैच नहीं करता था, तो बीच का स्पेस ये क्या कर देते थे, खाली छोड़ देते थे। जिनमें आपका स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, इनकी जगह इन्होंने क्या कर दिया था, रासायनिक गुण नहीं मिलने की वजह से जगह छोड़ दिया था। इन्होंने बोला कि भाई वहाँ पे नए परमाणु जब खोज होंगे तो वहाँ पे उसको अरेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी इनकी क्या थी क्वालिटी, कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया। इन्होंने इस बात पे ध्यान दिया कि उसमें देख रहे थे कि रासायनिक गुण किनका मैच कर रहा है, और जिनका भी रासायनिक गुण मैच कर रहा था उनको एक साथ रख रहे थे, अर्थात कि समान गुण वाले को एक साथ रख रहे थे। पिछली व्यवस्था छोड़े बिना ही अक्रिय गैस का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। अर्थात क्या, अक्रिय गुण आपका, अक्रिय गैस जो होता है, नोबल गैस, उनकी क्वालिटी तो सभी से अलग होती है क्योंकि वो तो निष्क्रिय होती है, इसलिए बिना उनके गुण का पता लगाए भी हम उस पर क्या कर रहे थे कि उससे एक अलग ग्रुप में, अलग समूह में डाल दे रहे थे। अर्थात कि इनके पास क्वालिटी तो थी, रासायनिक गुण इन्होंने जज तो किया और उनके आधार पर अरेंजमेंट किया, जिसके वजह से नोबल गैस का भी हम लोगों ने अलग कर दिया, और यह ज़्यादातर पॉइंट तो सक्सेस था इनका। लेकिन इनके अंदर भी कुछ कमी रह गई, इनके अंदर भी कुछ कमी रह गई, और वो कमी क्या थी वो जरा जान लीजिए। इनकी कमी क्या थी, अर्थात की लिमिटेशन क्या था, कि समस्थानिक की स्थिति में स्पष्ट नहीं हो पाता था। अब बताओ कि कार्बन है तो कार्बन को किस स्थान पे रखेंगे, क्योंकि कार्बन आपका 12 भी है और कार्बन 14 भी है।
दोनों क्वालिटी वाला है, अर्थात कि समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती थी। दूसरा प्रॉब्लम था हाइड्रोजन के स्थान निश्चित नहीं होना। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, और इनकी क्वालिटी भी बाकी सबसे अलग होती है, जिनके वजह से इनको स्थान ही नहीं मिल पाता है। दूसरी प्रॉब्लम थी। तीसरी क्या प्रॉब्लम थी, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम। कहीं कहीं पे देख रहे थे कि परमाणु द्रव्यमान कहीं पे आगे ज्यादा हो जा रहा, सॉरी पीछे ज्यादा हो जा रहा था, आगे कम हो जा रहा था। तो इस कंडीशन में आपका 2-3 इनके अंदर प्रॉब्लम थी कि समस्थानिक की समस्या पहला, दूसरा नंबर हाइड्रोजन के स्थान को फिक्स नहीं कर पाना, तीसरा कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उचित आपका क्रम नहीं लगना, अनुचित क्रम लगना, ये इसकी समस्याएं थी, ये इनकी सीमाएं थी। जरा एक बार गौर कीजिएगा आप, इसे मैं घुमाता हूं, जरा गौर कीजिएगा इस चीज पर आप। जरा सा एक बार गौर कीजिएगा आप कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ऐसे रोटेट किया है, अदरवाइज हो सकता है कि आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं दे पा रहा हो, इसके लिए सॉरी। मैंने अरेंजमेंट दिखाने के लिए आपको इस फॉर्मेशन में किया है। जरा ध्यान से देखिए कि इनकी अरेंजमेंट कैसे थी। तो पहला नंबर चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ये 1, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 क्या हो गए, 8 ऊर्ध्वाधर आपके जो हो गए वो 8 ग्रुप बन गए। क्या बन गए फ्रेंड्स, ग्रुप। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो यहाँ पर 6 लाइनें खींची गई है। ये कौन थे आपके फर्स्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग है। यहाँ पे ये देखिए 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग है, अर्थात कि ये डिनोट करता है इनका आवर्त के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि आवर्त और आपकी आवर्त और समूह दोनों का अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया था। अरेंजमेंट में जरा सा ध्यान दीजिएगा आप कि हाइड्रोजन को इन्होंने पहले ग्रुप में रखा, हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में इन्होंने रखा। उसके बाद जरा देखिए, गौर कीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, राइट। उसके बाद ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ तक आपके गुण मैच कर रहे थे, इन्होंने मैच किया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जगह छोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8वें पॉइंट पे इन्होंने जगह छोड़ दिया। जगह छोड़ने के स्थान पे आप चाहे तो क्या लगा सकते थे, वहाँ पर हम अक्रिय गैस नियोन को डाल सकते थे। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस फॉर्म में इन्होंने फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे क्वालिटी क्या मैच कराना चाहते थे, ये देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर देखिए लिथियम, सोडियम, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा सा, ये देखिए क्वालिटी मैच करने के लिए नीचे तक मैच कर देते हैं। यहाँ तक इन्होंने कराना चाहा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कैडमियम, ये चारों की क्वालिटी एक साथ मैच करेगी। उसके बाद इन्होंने मैच कराने की कोशिश क्या करी थी, वो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। उसके फॉर्मेशन में यहाँ पे एल्युमिनियम वाली लाइन को बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम, इन सभी को एक साथ क्वालिटी मैच कराने की कोशिश करी थी। अर्थात उन्होंने बताया कि इनकी क्वालिटी जो मैच करेगी, ग्रुपिंग वाइज एक साथ जो किया गया है उनकी क्वालिटी मैच कराई जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसे श्रेणी को आपको यहाँ पे साइड में इन्होंने निकाला है। यहाँ पे ग्रुपिंग ऐसे लोगों को किया है जो किसी ग्रुप में किसी क्वालिटी की मैच में कुछ अलग गुण रखने वाले थे, उन फैक्टर को यहाँ पे निकाल के अलग रख दिया। अर्थात क्या, उन्होंने मेन अरेंजमेंट जो किया था वो 6 और 8 के कॉम्बिनेशन से रो और कॉलम तैयार किया था इन्होंने। अर्थात कि आपका ग्रुपिंग बनाया था और उस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे थे, ये सारे काम कर रहे थे। अब इन ग्रुपिंग की वजह से, इन ग्रुपिंग करने की वजह से, इन ग्रुपिंग करने की वजह से आप जरा गौर कीजिएगा तो एक चीज देखिएगा यहाँ पर कि इसमें क्या दिख रहा है आपको। इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा कि इनकी आपकी कमी दिख रही होगी। पहला नंबर चीज तो इसमें जो जगह छोड़ दिया था उनके लिए। उसके बाद जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो था आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं इसलिए यहाँ पे मिटा, तो ये देखिए हाइड्रोजन जो है, इनको देखिए ये फर्स्ट ग्रुप में ऐसे ही से शामिल कर दिया गया।
इसके लिए कोई ग्रुपिंग नहीं है, इनकी कोई क्वालिटी इनके मैचेबल इनसे नहीं हो रही है। तो हाइड्रोजन की एक इशू थी। उसके बाद क्या था, इनकी जो आपका अरेंजमेंट की स्थिति था उसमें परमाणु द्रव्यमान की समस्या थी। परमाणु द्रव्यमान की समस्या कैसे थी, जरा उस पर गौर कीजिएगा। आप दिखाते हैं आपको परमाणु द्रव्यमान की इसमें समस्याएं कैसे हो रही थी। इनकी जो समस्या थी फ्रेंड्स, वो जरा से यहाँ पे गौर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 58.93 था और यहाँ पे 58.71 था। ठीक है, इस तरह से कुछ समस्याएं थी जिनकी वजह से प्रॉब्लम थी। अब जरा से डिस्कस करेंगे इनके क्वालिटी दोष के बारे में। हमने जो देखा था उन पे जरा सा हम चर्चा नजर एक बार डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 3 सीमाएं इनकी जिनके बारे में हमने अभी आपसे चर्चा किया। अब फ्रेंड्स पॉइंट आती है एक बात और, कि ये 3 समस्याओं को हमने आपको दिखाया, आवर्त सारणी में भी आपको दिखाने की कोशिश करी। ठीक है, अब जरा सा इनको जानने की कोशिश करते हैं कि किस फॉर्मेशन में ये काम करता है। ठीक है, अब जरा सा गौर कीजिएगा कि इनके बाद इनमें क्या चेंजेस, इन्हें जो प्रॉब्लम थी वो चेंजेस कैसे सॉल्व हुई। अभी तक हमने देखा कि इनके अंदर क्या थी, एक अरेंज कैसे किया था। इन्होंने अरेंज किया था उनकी रासायनिक गुणों के आधार पे, और रासायनिक गुणों में इन्होंने क्या किया था, जो तत्व नहीं पता उनका स्पेस छोड़ दिया था कि बाद में इसे फिल कर लिया जाएगा। उसके बाद इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि समान गुणधर्म वाले को एक साथ रखने की कोशिश की थी। उसके बाद अक्रिय गैस के लिए विशेष था, यह इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। इनमें प्रॉब्लम क्या थी, समस्थानिक की समस्या थी, हाइड्रोजन की समस्या थी, और लास्ट में जो समस्या थी वह परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम की। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सब किसी को? किसी को डाउट है तो बोलिए। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपकी बुक में कि जैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप ऐसा नहीं सोचेंगे। आपको अगर डाउट होगा किसी पॉइंट पे तो मैं आपको उस फॉर्म में भी समझाऊंगा, लेकिन ये नोट्स के फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, इसलिए एक्सपेक्टेशन उसी फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। अगर डाउट होगा तो ज़्यादा डिटेल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप हमें कमेंट्स करते रहिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि डाउटफुल है या नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा डिटेल भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो चाहूँगा मैं, राइट। यहाँ पर देखिए, अब आधुनिक आवर्त सारणी जो उनमें चेंजेस थे, जो प्रॉब्लम थी, उनको दूर करने के लिए मोस्टली साहब ने कहा कि भाई आपका, और मेंडलीव ने कहा भाई जी आवर्त सारणी जो पहले की जो स्थिति थी उस इस फॉर्म में तो वो कार्य आगे चलने वाला नहीं है, और जब तक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा तब तक किसी भी तत्व के बारे में रासायनिक गुणों को जान पाना मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, राइट। इसलिए आपका ये जरूरी है कि आप उसके बारे में जान लें। एक आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क यह है कि आप लोगों ने परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद कर रखा होगा, सभी ने याद किया होगा। मैं एक बार फिर से आप सबों के लिए होमवर्क देता हूं कि आप 50 नंबर तक, अर्थात कि टोटल 20 आपके यूजेबल होते हैं जनरली, लेकिन आप 50 तक सभी तत्वों के आपका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों याद कर लेंगे, क्योंकि मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्विज कराने वाला हूं, और इस ऑब्जेक्टिव क्विज में आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे और बेहतर मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सिर्फ 50 याद कर लेना है, ऐसा नहीं कि कॉपी खोल के सामने रख लेना है, आंसर दे के उसके बाद टिक आउट मारना है। एक गलती नहीं करना, गलती से भी आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रटिएगा नहीं भाई, कहिएगा एक बार रटने को मना करते हो फिर बोलते हो रट जाना। आप उसे याद कर लीजिएगा जिस फॉर्म में याद कर सके, ठीक है। लेकिन 50 हम सुनेंगे नहीं, आपसे क्विज कॉन्टेस्ट में देखेंगे कि आपने याद कितना किया है। आइए फ्रेंड्स, देखते जरा सा आवर्त सारणी के आधुनिक फॉर्मेशन को। जरा गौर कीजिएगा फॉर्मेशन को। ये क्या कहता है कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। मैं इसकी बात की चर्चा कर रहा था कि प्रोटॉन की संख्या फिक्स है, इसके आधार पे हम कर सकते हैं काउंटिंग, लेकिन न्यूट्रॉन के जैसे डिपेंड होंगे वैसे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने कहा आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारा कहता है वो कहता है भाई देखो जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आप परमाणु संख्या पे डिपेंड रहो, परमाणु द्रव्यमान पर नहीं। दूसरी पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट कहती है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है। जो अभी तक परमाणु द्रव्यमान का फलन बता रहा था
अब ये पहली बार चेंजेस करके कहा गया कि परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी या घटेगी तत्वों के क्वालिटी में भी वैसे वैसे चेंजेस आते रहेंगे। और यह फॉर्मेशन जो था वह द परफेक्ट फॉर्मेशन था। उसके बाद इसमें क्या कहा गया, उसके बाद मैं आवर्त सारणी को भी दिखाऊंगा। उनमें उनके कुछ दोष भी थे, कुछ क्वालिटी भी थे। जरा सा एक बार आवर्त सारणी आप लोग को दिखा देता हूं। मैं आवर्त सारणी आपको दिखाता हूं। फोटो हटा देता हूं क्योंकि जरा से इस पे गौर कीजिएगा कि देखिएगा इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है, इसमें क्या क्या रह गया, क्या क्या बाकी है। इसमें जरा ध्यान से देखिए आप। ये देखिए यहां पर देखिए हाइड्रोजन का अरेंजमेंट हुआ है, यहाँ पे लास्ट में हीलियम का। ये लास्ट वाला जो आपका सेल है, ये वाला जो आपका दिख रहा है ग्रुप, यहां तक आपका कौन सा ग्रुप है, अक्रिय गैस का। उसके बाद आप यहां पे देखिए अरेंजमेंट जरा सा एक बार, तो इस साइड में आपका तत्वों के आपका धातु और अधातु के हिसाब से भी अरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, धातु और अधातु के हिसाब से भी अरेंजमेंट हुआ है। यहां से आप चले जाइए, ध्यान से आप देखिए जरा सा। एल्युमिनियम आपका कहां तक कौन से पार्ट में आएगा, इधर आपका इस साइड का पार्ट, यहां से अगर देखें इधर का पार्ट जो आपका दिख रहा है, ये सभी पार्ट, ये सभी किस ग्रुप में आ रहे हैं, सब धातु वाले में है। लेकिन यहां से इधर जरा देखिए, कार्बन की तरफ जाइए, सिलिकॉन की तरफ हो जाइए, इधर फास्फोरस की तरफ, तो ये सभी किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये सभी अधातु के ग्रुप में आ जाएंगे। अर्थात की ग्रुपिंग इसमें भी कर दिया गया है आसानी से, अर्थात की चेंजेस करके इसमें किया गया। इसमें देखिए कोई बात सीट बीच में खाली नहीं किया गया है। जिनमें चेंजेस लगी, जिनमें प्रॉब्लम लगा, उनको बाहर निकाल के ग्रुप दे दिया गया। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड की ग्रुप अलग कर दी गई, जिसके बारे में 11th-12th में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि टेढ़े मेढ़े जो रेखा धातुओं या धातु से अलग करती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा कहीं दिख रही है आपको, जो धातु और अधातु को अलग करती है, वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये यहां से आइए, कार्बन से फास्फोरस पे आइए, फास्फोरस से यहाँ पे थोड़ा सा टर्न कीजिए, इस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में आपका क्या मिलने वाला है, ये धातु के ग्रुप बनने वाले, अधातु के। और इस साइड वाला ये जो ग्रुप है, ये आपका धातु का ग्रुप है। तो इस फॉर्म में देखा जाए तो इसमें तो काफी ज्यादा चेंजेस किया गया। देखिए आपका कोबाल्ट, निकेल, फेरस, ये पास में है, तीनों की क्वालिटी एक साथ मैच कर रही है। क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, टाइटेनियम हो गया, स्कैटियम। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन में फिर इधर का आपका देख लीजिए, ये आपका लिथियम, सोडियम, आपका पोटेशियम, रुबिडियम, ये सभी क्या हो गए कि आपका एक साथ क्वालिटी वाले हो गए। और फिर इधर अधातु वाले अलग क्वालिटी के हो गए। तो इस फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया था। तो ये आधुनिक सारणी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और कितना इम्पोर्टेंट है, जब कल आप लोग 50 याद करके आइएगा तब वह ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे और साथ में साथ बताएंगे भी। आइए फ्रेंड्स जरा देख लेते हैं कि इतना बनाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद इनमें भी कुछ कमी सी रह गई, उन कमी को जरा। इतना इसमें किया गया, इसके बावजूद भी इसमें कमी रह गई। अर्थात कि दोष इसमें भी है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो सकता है कि कोई पॉइंट उसकी वीक पॉइंट हो, कोई हो सकता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। इसी फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें भी दिखाया गया कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी फिर से बनाने की कोशिश करी थी मेंडलीव ने, उसमें भी कुछ कमी रह गई, कुछ दोष रह गए। जरा गौर कीजिएगा क्या दोष था इनमें। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का, आपका आधुनिक आवर्त सारणी का क्या दोष था, क्या क्वालिटी था, किस फॉर्म में अरेंजमेंट किया गया था। तो इसलिए इस पॉइंट को, इन चीजों को जरूर याद रखिएगा आप। देखिए क्या कमी था, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी दूर किया गया था। ठीक है, वो आवर्त सारणी के क्या क्या दूर किया गया, तो उसके बाद उसके बारे में देखेंगे। कह रहे समस्थानिक की स्थिति की स्पष्ट कर दी गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्वों वाले एक स्थान पर समान समूह में रखा गया था। ठीक है, यानी आवर्त सारणी द्वारा जो नई आधुनिक आवर्त सारणी आई, इनमें कुछ जो दोष था, उस दोष को जो दूर किया गया वह इस फॉर्मेशन में किया गया। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 और निकेल जिसकी परमाणु संख्या 28 थी, उनसे पहले रखा गया। अर्थात कि कोबाल्ट और निकेल में प्रॉब्लम थी उनकी आवर्त सारणी में कि कहाँ रखना है, एक साथ रखा जाता था।
उसमें अब चेंजेस कर दिया गया कि कोबाल्ट को पहले रखना है और आपका निकल को पहले बाद में रखना है। क्यों? क्योंकि इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है। जिनकी परमाणु संख्या कम है उसे पहले, और जिनकी परमाणु संख्या ज़्यादा है उसे बाद में रखेंगे। उसके बाद क्या, परमाणु संख्या सदैव जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा। परमाणु संख्या पॉइंट में नहीं होगा। अब ऐसा थोड़े देखें 2.3 इनमें प्रोटॉनों की संख्या है, 2 होगा या फिर 3 होगा। परमाणु की संख्या तो परफेक्ट पोजीशन में होगी, तो इसलिए बता रहे हैं कि परमाणु की संख्या हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या में होगी। और हाइड्रोजन हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। एक कॉर्नर पे बेचारे हाइड्रोजन और दूसरे कॉर्नर पे बॉडीगार्ड की तरह हीलियम, बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों की क्वालिटी बिल्कुल अलग थी आपकी सभी अपॉर्चुनिटी से, इसलिए मजबूरी में इसे आपका अलग कर दिया गया। क्योंकि हीलियम जो है अपने आप में अष्टक नियम को भी फॉलो नहीं करता है, फिर भी निष्क्रिय गैस की स्थिति में है। हाइड्रोजन के पास आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके पास 3 समस्थानिक के ड्यूटेरियम, आपका थोरियम जो भी है, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉब्लम हो जाता था। इसलिए हाइड्रोजन को भी कहा कि तू भाई साइड रहे इधर, और हीलियम को कहा कि तू भी साइड रहे इधर। अर्थात कि दोनों फॉर्मेशन दोनों कॉर्नर पे कर दिया गया ताकि बीच में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बताइए फटाफट। इसमें क्या क्या दूर की गई? पहले समस्थानिक वाली मेंडलीव में प्रॉब्लम थी, तो समस्थानिक इस बार आवर्त सारणी जो आधुनिक बना उसमें समस्थानिक की स्थान स्पष्ट कर दिया गया। दूसरी नंबर चीज, कोबाल्ट और निकेल में प्रॉब्लम था, कहाँ रखेगा? तो कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 थी, इसलिए पहले कर दिया गया, और निकेल की परमाणु संख्या 28 थी, इसलिए उसे बाद में किया गया। उसके बाद परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या में होती है, इस बात को डिनोट कर दिया गया। और हाइड्रोजन हीलियम में प्रॉब्लम थी, हाइड्रोजन हीलियम को बाद में कर दिया गया। सॉरी, हाइड्रोजन को एक कॉर्नर पे, हीलियम को दूसरे कॉर्नर पे कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बता फटाफट सबको क्लियर है कि नहीं? क्लियर सबको फ्रेंड्स? अगर क्लियर है तो थोड़ा सा और देख लीजिए परमाणु संख्या के बारे में क्या कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि परमाणु संख्या जो होगी जेड से निरूपित की जाएगी। ठीक है, और परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटोनों संख्या के बराबर होगी। अर्थात कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या माना जाएगा, और अभी भी यही बात मानी जाती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के जितने नंबर्स होते हैं वह उनके नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ थे। ऊर्ध्व मतलब इस फॉर्म में आपका लंबा सा, और क्षैतिज की संख्या 7 थी, जबकि पहले कितना बनाया गया था? 8 ऊर्ध्वाधर और 6 क्षैतिज। लेकिन अब क्या हो गया, 18 ऊर्ध्वाधर लंबी लंबी, उसके बाद क्षैतिज की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है किसी भी पंक्ति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में पाए जाने वाले सभी तत्वों में जो कोषों की संख्या होगी वह समान होगी। एक कोष में एक ही रहेंगे, इनके बारे में बता रहा है। उसके बाद आपका अरेंजमेंट जरा देख लीजिए, इनका कैस फॉर्म में हुआ है। इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या जरा एक बार देख लीजिए। जैसे आप अगर एक लाइन में जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग जरा से एक बार ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, ये पहली जो आपकी आवर्त है, पहली जो आपकी ग्रुपिंग बनाई गई है, इसमें जरा गौर कीजिएगा। इसमें यहाँ पर लिखा गया क्या? लिथियम। उसके बाद क्या आपका, ये हो गया बेरिलियम। ठीक है, उसके बगल में क्या? बोरॉन। उसके बगल में क्या? कार्बन। ठीक है, इस फॉर्मेशन में। और इधर आइएगा तो ये आपका सोडियम। ठीक है, ये पोटेशियम। राइट, अब जरा सा गौर कीजिएगा इसमें। देखिए, ये जो इनके ग्रुप बन गए, आवर्त बन गए। ठीक है, इस आवर्त में कोषों की संख्या, तो लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 3। तो इसके अंदर क्या चाहिए? 2 कक्षा चाहिए। बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। तो इनको कितना कक्षा चाहिए? 2 कक्षा चाहिए, क्योंकि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका बोरॉन को कितना चाहिए? 2 और 3।
अर्थात कि एक फॉर्मेशन में एक आवर्त में जाएंगे तो उनके नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे हमेशा बराबर होगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? अर्थात कि एक आवर्त में जाने पे नंबर ऑफ सेल्स अर्थात कक्षाओं की संख्या, कोषों की संख्या हमेशा समान होगी। जैसे सोडियम वाले लाइन में जाएंगे तो सभी में कोषों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसमें सभी कोषों की संख्या 2, इसमें सभी कोषों की संख्या 3, इसमें सभी कोषों की संख्या 4, उसके बाद 5। बात समझ में आ रही है मेरी? अर्थात कोषों की संख्या हमेशा निर्धारित रहेगी। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं सब किसी को? जैसे हाइड्रोजन वाला और हीलियम वाला ग्रुप था पहला, तो उसमें आपका कोषों की संख्या कितनी रहेगी? 1 रहेगी। हाइड्रोजन में भी 1 है और हीलियम में भी 1 है। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? किसी को डाउट है तो बोलिए। मेंडलीव ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया उसमें उन्होंने समस्थानिक की समस्या को दूर कर दी, कोबाल्ट निकेल की समस्या को दूर कर दिया इन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने इस बार जो बनाया उसमें 18 ऊर्ध्वाधर खींचा, 18 उसमें 18 उन्होंने क्या किया? ऊर्ध्वाधर खींचा, 18 इस फॉर्मेशन में किया, ठीक है। और उसके बाद क्या 8 आपके जो थे इस फॉर्मेशन, 7 जो थे आपके इस फॉर्म में 36 के फॉर्म में किए थे। उसके बाद उसमें इन्होंने एक और किया था कि सभी आवर्त के अंदर जो सेल्स की संख्या होगी, नंबर ऑफ सेल्स की, वो हमेशा बराबर होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। आशा है फ्रेंड्स आज की पॉइंट सब किसी को क्लियर होगी। अगर किसी को कोई पॉइंट डाउट रह गई हो, बीच में समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट्स करेंगे। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, उसके बाद आप कहेंगे तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं फिर से उस पॉइंट को अगले क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन एक चीज़ जाते जाते मैं जरूर कहूँगा, एक काम तो मेरा करके ही जाना पड़ेगा आपको। वो ये है कि लाइक बटन जाते जाते जरूर क्लिक करेंगे और 50 तक जो होमवर्क हमने दिया है, 50 तक परमाणु संख्या को आप याद कर लेंगे। मैं क्विज आपको इसी चैप्टर के बीच में ही कराऊंगा आपसे क्विज, इसलिए 50 आपका तत्व और उनकी परमाणु द्रव्यमान ये याद करना है। परमाणु संख्या 1 से 50 तक तो सब याद कर लेगा, परमाणु द्रव्यमान याद करना है, ठीक है? ज़्यादा हो जा रहा है तो बोलिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसमें, ठीक है? मैं कहूँगा 50 तक आप परमाणु द्रव्यमान कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए बनाऊंगा, राइट? आशा है कि सबने लाइक बटन क्लिक कर दिया होगा, और किसी ने पहले से लाइक किया तो फिर से लाइक क्लिक करके लाइक हटा नहीं देगा, लाइक क्लिक कर देगा। अनलाइक बटन और लाइक बटन पे ध्यान रखिए, ऊपर का अंगूठा मतलब कि लाइक और नीचे का अंगूठा मतलब कि अनलाइक। अब देखना यह है कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।